वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल ओपन बुक ऑफिशियल पर। दोस्तों, इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे लेक्चर विषयवार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अतः दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है वो है गंगा नदी तंत्र। तो आइए गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको हम मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी तंत्र क्या है? तो गंगा और उनकी सहायक नदियों को मिलाकर जो नदी तंत्र का निर्माण होता है उसे हम लोग गंगा नदी तंत्र कहते हैं। कौन कौन इनकी सहायक नदियां हैं? तो इनकी सहायक नदियों में मुख्य रूप से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये सारे महत्वपूर्ण इनकी सहायक नदियां हैं जिनका विस्तार पूर्वक हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी ये महत्वपूर्ण इनकी सहायक नदियां हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सी गंगा की सहायक नदी है। तो ये आप इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखें कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, इसके अलावे और भी नदियां हैं जिनका आगे चर्चा करेंगे। तो आगे अगर प्रश्न पूछ दे कि गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। चूँकि बिहार से रिलेटेड होने के कारण आपको ये भी पता होनी चाहिए कि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है। बीपीएससी, बिहार एसएससी इत्यादि परीक्षा में ये प्रश्न बन जाते हैं कि बिहार में गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है? तो 445 किलोमीटर। इसके अलावे कुछ और फैक्ट हैं जिसे कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि गंगा जो है कुल 5 राज्यों में बहती है। सबसे पहले हमें पता है कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में बहने के पश्चात ये उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश में बहने के उपरांत बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो कुल मिला के गंगा 5 राज्यों में बहती है। और अंत में पश्चिम बंगाल में बहने के उपरांत ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि गंगा जो है वो किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों याद रखना है, गंगा वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसी किसी किताब में आपको गंगा के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड को नहीं दर्शाया जाता है, लेकिन तो दोस्तों याद रखना है कि झारखंड के अंतर्गत एक ज़िला है साहेबगंज, जहाँ पे गंगा जो है कुछ दूरी तक बहती है। अतः गंगा के बहाव क्षेत्र में झारखंड भी शामिल है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट से प्रश्न बन जाते हैं कि गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है? तो 2008 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद गंगा नदी में एक विशेष जलीय जीव पाए जाते हैं जिसे हम लोग डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, और इसी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। तो प्रश्न पूछे कि किसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है? तो गंगा में पाए जाने वाले जो डॉल्फिन हैं उस डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। एक और प्रश्न जो बन जाते हैं कि आखिर गंगा के पानी किसी
बोतल में या किसी बर्तन में रख देने से लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो क्या इसका कारण है? तो दोस्तों याद रखना है कि गंगा के जल में एक विशेष वायरस पाया जाता है, जिस वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इसी बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण से गंगा के जल में जो भी खतरनाक जीवाणु विषाणु होता है उसे ये बैक्टीरियोफेज वायरस मार देता है, जिसके कारण से इसका पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस वायरस की उपस्थिति के कारण गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। दोस्तों इस स्लाइड के प्रत्येक बिंदु से अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं, अतः यह स्लाइड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको याद रखने के लिए एक कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया गया है, इस कंस्ट्रक्शन का आप ध्यानपूर्वक देखें। उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर हैं, एक गंगोत्री, दूसरा केदारनाथ और तीसरा बद्रीनाथ। और इस तीनों ग्लेशियर से 3 अलग अलग नदियाँ निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और बद्रीनाथ से 2 धारा निकलती है। एक धारा को हम लोग बोलते हैं विष्णु गंगा और दूसरी धारा को हम लोग बोलते हैं धौली गंगा। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा इस विष्णु प्रयाग में मिल जाती है तो इस दोनों की संयुक्त धारा को हम लोग अलकनंदा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अलकनंदा किन 2 धाराओं का संगम है? तो विष्णु गंगा और धौली गंगा। जब ये दोनों धाराएं विष्णु प्रयाग में मिलती है तो इसे हम लोग अलकनंदा के नाम से जानते हैं। जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो ये एक नदी नंदाकिनी, ये नदी आकर नंद प्रयाग में इस अलकनंदा के साथ मिल जाती है, तब ये नदियाँ आगे बढ़ती है। तो नंद प्रयाग में कौन सी 2 नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी। ऊपर से ये अलकनंदा बहते हुए आ रही है और ये बाएं तरफ से कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि ये धारा नदी का इस तरफ से बह रही है। अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो आपका इस क्षेत्र जो है ये बायां क्षेत्र कहलाएगा, जबकि इस क्षेत्र जो है वो दायां क्षेत्र कहलाएगा। तो जब नदियों में इस तरफ से कोई भी धारा आके मिलेगी तो वो बाएं तरफ से आने वाली धाराएं कहलाएगी, जबकि इस तरफ से आने वाली धाराएं वो दाएं तरफ से आने वाली धाराएं कहलाएगी। तो चूँकि नंदाकिनी इस तरफ से आके मिल रही है, अतः नंदाकिनी इस अलकनंदा में बाएं तरफ से आने वाली धाराएं हैं। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से बन जाते हैं कि अलकनंदा में कौन सी नदी बाएं तरफ से आके मिल रही है और कौन सी नदी दाएं तरफ से आके मिल रही है। तो बाएं तरफ से मुख्य रूप से 2 नदियाँ अलकनंदा में मिलती है, एक नंदाकिनी और दूसरा पिंडार। ये नंदाकिनी नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है और तब ये अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद एक स्थान है कर्णप्रयाग और इस कर्णप्रयाग में इस अलकनंदा के साथ पिंडार नदी बाएं तरफ से आके मिलती है और फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी जो है वो बाएं तरफ से अलकनंदा में आके मिल रही है और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी जो है अलकनंदा में आके मिल रही है। उसके बाद ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और एक स्थान है रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में इस केदारनाथ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और यही मंदाकिनी नदी ये रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये नदियाँ जो है ये दाएं से आकर मिलती है। तो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा में किस तरफ से आकर मिलती है? तो दाएं तरफ से आके मिलती है। एक और नदी है भागीरथी। ये नदियाँ भी इस अलकनंदा में
दाएं तरफ से आके मिलती है। तो बाएं तरफ से दो नदियां याद रखना था, नंदाकिनी और पिंडार। ये दोनों नदियां बाएं तरफ से अलकनंदा में मिलती है, जबकि दाएं तरफ से मंदाकिनी और भागीरथी ये दो नदियां इस अलकनंदा में आके मिलती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के मिलने के पश्चात ये अलकनंदा पुनः आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में इसी अलकनंदा में दाएं तरफ से भागीरथी नदी आकर इस देवप्रयाग में मिल जाती है और देवप्रयाग में मिलने के बाद इस अलकनंदा का नाम बदलकर गंगा कहलाने लगता है। तो प्रश्न पूछे कि गंगा किन किन नदियों का संगम है। तो गंगा जो है, एक तो ऊपर से ये अलकनंदा बहते हुए आ रही है और दाएं तरफ से इसी अलकनंदा में भागीरथी नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से गंगा दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी। दोस्तों, कभी कभी एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भिलंगना नदी। तो कभी कभी ये प्रश्न बन जाए कि भिलंगना दे के ऑप्शन में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भिलंगना को भी टिक करना है। कि जैसे प्रश्न पूछ दे कि गंगा किन किन नदियों का संगम है, तो अलकनंदा ये ऊपर से आ रही है, भागीरथी ये दाएं से आ रही है और इसी दाएं से इसी भागीरथी में एक और नदी मिलती है जिसका कि नाम है भिलंगना। तो गंगा मुख्य रूप से तीन नदियों का संगम है, अलकनंदा, भागीरथी और भिलंगना। तो ये ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन था ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रत्येक बिंदु से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो इसे आप एक दो बार देख लेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। आगे हमने इस प्रत्येक बिंदु को एक टेबल में संजोने का प्रयास किया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए और लंबे समय तक याद रह सके। तो आइए हम उस टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि विष्णुप्रयाग में दो धाराओं का संगम था, एक विष्णु गंगा और धौली गंगा। और जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिल रही थी तो अलकनंदा नदी वो दो धाराओं का संगम था, विष्णु गंगा और धौली गंगा। और ये कहाँ मिल रही थी, तो विष्णुप्रयाग में मिल रही थी। नंदप्रयाग में दो नदियों का संगम हो रहा था, ऊपर से तो अलकनंदा नदी जो है ये बह रही थी और बाएं तरफ से इसमें नंदाकिनी नदी आके मिल रही थी। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी ये दो नदियों का संगम होता है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी जो कि ऊपर से बहते हुए आ रही थी और इसमें बाएं तरफ से पिंडार नदी आके मिल रही थी। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार ये दो नदियों का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा जो कि ऊपर से बहते हुए आ रही है और दाएं तरफ से इसमें पहली बार मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। अतः रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। और अंत में जो देवप्रयाग था उसमें ऊपर से अलकनंदा नदी बहती हुई आ रही थी और दाएं तरफ से दो नदियां, एक तो भागीरथी और साथ ही साथ इसी भागीरथी में एक और नदी संगम हो रहा था जिसका नाम था भिलंगना। तो देवप्रयाग में अलकनंदा, भागीरथी और भिलंगना ये तीन नदियों का संगम होता है। और जब ये तीन नदियां आपस में मिल जाती है तब इस तीनों नदियों के संयुक्त धारा को हम लोग गंगा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा किन किन नदियों की संगम है, तो अलकनंदा, भागीरथी और भिलंगना ये तीन नदियों का संगम है। तो दोस्तों, कभी कभी इनमें से ये प्रश्न बन जाते हैं कि कौन नदियाँ बाएं तरफ से आके मिलती है और कौन नदियाँ दाएं तरफ से आकर मिलती है। तो मैंने आपको मैप में भी बताया था कि बाएं तरफ से दो नदियाँ अलकनंदा में मिलती है, नंदाकिनी और पिंडार, जबकि दाएं तरफ से दो नदियाँ आकर मिलती है, भागीरथी और मंदाकिनी। भागीरथी और मंदाकिनी ये दो नदियाँ दाएं तरफ से अलकनंदा में आके मिलती है।
इस स्लाइड में दोस्तों हम गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है उसको मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि देवप्रयाग में 3 नदियां आकर मिल रही थी। ऊपर से ये अलकनंदा, इस तरफ से भागीरथी और भिलंगना। और ये जब तीनों नदियां मिल जा रही थी देवप्रयाग में, तो इस तीनों की संयुक्त धारा को हमने गंगा के नाम से पुकारा था कि गंगा अब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में ही एक जगह है हरिद्वार, और ये सबसे पहले हरिद्वार में आती है। तो हरिद्वार से जो प्रश्न बनता है कि गंगा सबसे पहली बार मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है, तो मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसके पहले की जो गंगा होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है और सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार में बहती है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि गंगा मैदानी भागों में सर्वप्रथम कहाँ बहती है, तो हरिद्वार में बहती है। उसके बाद ये गंगा आगे बढ़ती है और सबसे पहले इसमें ऊपर से एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम है रामगंगा, और ये कहाँ मिल रही है, तो कन्नौज के समीप मिल रही है। तो प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले गंगा में कौन सी इनकी सहायक नदी आकर मिलती है, तो रामगंगा इनकी सबसे पहली सहायक नदी है जो कि गंगा में आके मिलती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कुछ नदियाँ ऊपर से आके मिल रही है। ये सारी नदियाँ गंडक, कोसी, महानंदा ये ऊपर से आके मिल रही है, जबकि कुछ नदियाँ जो है नीचे से जाके इस गंगा में मिल रही है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी नदियाँ दाएं क्षेत्र से मिलती है गंगा में और कौन सी नदियाँ बाएं क्षेत्र में गंगा में जाके मिलती है। तो इसे समझने के लिए ये देखें कि ये डायरेक्शन में गंगा बह रही है, तो नीचे से जो भी नदियाँ इस गंगा में मिलेगी वो दाएं क्षेत्र से आकर मिलेगी, जबकि ऊपर से जो भी नदियाँ आएगी वो बाएं क्षेत्र से आकर मिलेगी। तो ये रामगंगा जो है बाएं क्षेत्र से आकर सबसे पहले इस गंगा में मिलती है। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और गंगा पहुंचती है प्रयागराज, और इस प्रयागराज में इस गंगोत्री के ठीक बगल में एक हिमानी है जिसे कि हम लोग यमुनोत्री कहते हैं। इस यमुनोत्री से एक नदी निकलती है यमुना नदी, और ये यमुना नदी जो है इस गंगा में नीचे से मतलब दाईं ओर से आकर इस प्रयागराज के समीप मिल जाती है। तो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली पहली नदी कौन है, तो यमुना है। जब ये यमुना इस गंगा में मिलती है तो अपने साथ 3 नदियाँ लेकर आती है, चंबल, बेतवा और कैन। और इन तीनों नदियों से बहुत बार प्रश्न अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनमें से यमुना की कौन सहायक नदी है। तो चंबल, बेतवा और कैन ये यमुना की सहायक नदी है, जबकि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। और ये यमुना गंगा में कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज के समीप मिलती है। तो यमुना से एक और जो प्रश्न बन जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। उसके बाद ये नदियाँ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद एक झील है फुलहर झील, और इस फुलहर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी को हम लोग गोमती नदी कहते हैं। और ये गोमती नदी इस गंगा में गाजीपुर के निकट आकर मिलती है। तो ये ऊपर से आकर मिल रही है नदियाँ, इसलिए बाईं ओर से आकर इस गंगा में गाजीपुर के समीप मिलती है। तो 3 सहायक नदियाँ हम लोगों ने पढ़ा, रामगंगा, उसके बाद यमुना और उसके बाद गोमती। तो ये तीनों नदियाँ जो है ये उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में गंगा की कौन कौन सहायक नदी हुई, तो रामगंगा, गोमती और यमुना। उसके बाद ये गंगा आगे बढ़ती है और बिहार में प्रवेश करती है। जब बिहार में प्रवेश करती है तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि गंगा सबसे पहली बार बिहार में किस जगह प्रवेश करती है, तो ये जगह है बक्सर। इसी बक्सर में पहली बार गंगा इंटर करती है, और जब बिहार में इंटर करती है तो इसमें नेपाल से एक नदी जिस नदी का नाम है घाघरा वो आकर मिलती है, और ये कहाँ मिलती है, तो छपरा के निकट मिलती है। तो घाघरा नदी इस गंगा में छपरा के निकट आकर मिलती है। उसके बाद ये नदियाँ आगे बढ़ती है और जब गंगा पटना के समीप पहुँचती है
तो पटना के समीप नीचे से मतलब दाईं ओर से एक नदियाँ आकर इसमें मिलती है, जिस नदी को हम लोग सोन नदी कहते हैं। इस सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम एक अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसी अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है, और सोन नदी दाएं तरफ से इस गंगा में पटना के समीप मिलती है। दोस्तों, एक प्रश्न और जो बन जाता है कि पटना किन किन नदियों के संगम पर बसी हुई है? तो आप देखेंगे मैप को तो नीचे से ये सोन नदी जा रही है, बीच से ये गंगा नदी बह रही है, और ये ऊपर से इसी पटना के बगल में गंडक नदी भी आकर मिल रही है। तो पटना 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, सोन, गंगा और गंडक। तो ये प्रश्न कभी कभी एग्ज़ाम में बन जाते हैं, खास करके बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और नेपाल से एक और नदी का उद्गम होता है जिसे हम लोग गंडक कहते हैं, और गंडक नदी जो है ये सोनपुर के निकट आकर इस गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी गंगा में सोनपुर में मिलने के बाद ये गंगा आगे बढ़ती है और कोसी नदी, जो कि नेपाल के ही एक जगह जिसका नाम है सप्तकोशी, वहाँ से निकलती है और बहते हुए ये कुर्सेला के निकट गंगा में मिलती है। तो कोसी नदी से जो प्रश्न बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी तेज़ रफ्तार होता है, और जब ये तेज़ रफ्तार के साथ नदियाँ बहती है तो कभी कभी ये अपने रास्ते को ही मोड़ लेती है। जैसे कि मान लीजिए ये नदी ऐसे बह रही है, और होता क्या है, अचानक ये नदी जो है ये धारा चेंज करके ऐसे बहना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, इसके रास्ते में जो भी क्षेत्र आते हैं उसमें काफ़ी बाढ़ लाती है, जिस कारण से इस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो उसके बाद ये गंगा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद ये पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। तो पश्चिम बंगाल में इंटर करने के बाद इस बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, सीमा पर एक नदी महानंदा आकर इसमें मिलती है। ये महानंदा कहाँ से निकलती है? तो महानंदा का जो उद्गम होता है वो दार्जिलिंग के पहाड़ी से होता है, और दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलने के उपरांत ये नदी बिहार और बंगाल के ठीक बॉर्डर पर आकर इस गंगा के साथ मिल जाती है, और उसके बाद ये गंगा पश्चिम बंगाल में बहती है, और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद ये 2 धाराओं में बटती है। एक धारा को हम लोग हुगली कहते हैं, और ये हुगली पश्चिम बंगाल की तरफ बहती है, और दूसरी धारा को हम लोग पद्मा कहते हैं, और ये पद्मा जो है बांग्लादेश में इसी गंगा का ही नाम है। तो ये ओवरऑल जो फिगर है, इस फिगर को आप माइंड में सेटअप करने का प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नदी किस जगह पर आकर गंगा में मिल रही है। जैसे ही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में इंटर करती है, तो पश्चिम बंगाल में इंटर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गिरने के पहले गंगा नदी के द्वारा एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और ये सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। अब कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि डेल्टा क्या है और ज्वारनदमुख क्या है? तो देखिए, जितने भी भारत में नदियाँ हैं वो 2 स्थलाकृति का निर्माण करती है, या तो नदियाँ डेल्टा बनाती है या फिर नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती है। तो डेल्टा क्या होता है, पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जब नदियाँ बहती है तो अपने साथ कुछ मात्रा में मिट्टी, कंकड़, बालू इत्यादि को अपने साथ बहा कर लेकर आती है। जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है तो ऊंचाई होने की वजह से इसमें काफ़ी रफ्तार होती है, जिसके कारण ये अपने साथ जो भी मिट्टी, कंकड़, बालू इत्यादि लाती है तो पानी के साथ बहते हुए ये आगे बढ़ता है। लेकिन जब नदियाँ समुद्र के पास आ जाती है तो उसमें वो रफ्तार नहीं होती है जो कि पहले पहाड़ी के क्षेत्र में रफ्तार हुआ करता था, जिसके चलते इनके साथ आए हुए बालू, कंकड़, मिट्टी
इत्यादि को आगे ले जाने का क्षमता जो है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये नदियाँ जो है समुद्र में मिलने के पूर्व जो है इस अवसाद को छोड़ देती है, और इसी अवसाद को छोड़ देने के कारण जो है जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये नदियाँ जो है अपने साथ अवसाद को लाई, और लाने के बाद जो है ये समुद्र में गिरने के पहले जो है ये यहाँ पे छोड़ दिए, और छोड़ देने के बाद क्या हुआ कि नदियाँ का जो पानी है वो तो बहेगा ही, तो ये छोटी छोटी धाराओं में नदियाँ जो है विभक्त हो जाती है। तो ये छोटी छोटी नदियों में जब धारा विभक्त हो जाती है तो इससे जो स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, इस स्थलाकृति को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो भारत में जो डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियाँ हैं उनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियाँ जो है डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। जबकि ज्वार नदमुख या फिर इसी को हम लोग एस्चुरी भी बोलते हैं। एस्चुरी क्या है, तो जब नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसाद को मुहाने के पास ना छोड़कर डायरेक्ट समुद्र में गिरा देती है, तो समुद्र में गिरा देने के कारण नदियाँ के मुख पर किसी भी तरह का स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाता है, तो इसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख जब नदियाँ अपने अवसाद को अपने मुहाने के समीप ना छोड़कर डायरेक्ट समुद्र में गिरा दे, तो इसे हम लोग ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख बनाने वाले भारत में मुख्य रूप से दो नदियां हैं, एक नर्मदा और ताप्ती। तो उम्मीद है कि आपको डेल्टा और एस्चुरी समझ में आई होगी। तो दोस्तों, हमारा थ्योरी सेक्शन यही समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसे हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में ऊपर से अलकनंदा और दाएं तरफ से मंदाकिनी, ये दोनों नदियां आकर रुद्रप्रयाग में मिल रही थी। अतः रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दो नदियों का संगम होता है। अलकनंदा के साथ भागीरथी कहाँ मिल रही थी, तो ये देवप्रयाग में आके मिल रही थी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के द्वारा बनाया हुआ है। आगे देखते हैं कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से किस नाम से होता है। तो जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तो उस समय उसका नाम भागीरथी होता है। आगे प्रश्न देख रहे हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। केदारनाथ से क्या निकल रहा था, केदारनाथ से जो है एक नदी निकल रही थी जिसको हम लोग मंदाकिनी कहे थे। बद्रीनाथ से दो नदियाँ थी, एक विष्णुगंगा और धौलीगंगा, और जब दोनों मिल रही थी तो इसको हम लोग अलकनंदा कहे थे। तो अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ से था। आगे बढ़ते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि दाएं तरफ से गंगा में प्रयागराज के समीप मिलती है। कहाँ मिलती है ये, प्रयागराज के समीप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की 3 सहायक नदी थी, चंबल, बेतवा, कौन, और जबकि कोसी क्या है, इसकी सहायक नदी नहीं है। कोसी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन गंगा में दाएं ओर से मिलती है। तो दाएं ओर से कौन मिल रही थी, तो 2 नदियाँ थी, एक तो सोन और दूसरा यमुना। ये नीचे से आके मिल रही थी, मतलब दाएं की ओर से मिल रही थी। जबकि ऊपर से घाघरा, कोसी, गोमती, ये तीनों नदियाँ जो है बाएं से आने वाली नदियाँ थी। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी थी, 2525 किलोमीटर। अगर बिहार में सिर्फ पूछे तो 445 किलोमीटर। गंगा नदी किस सागर में मिलती है। तो गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं, गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है। तो कहाँ प्रवेश कर रही थी, हरिद्वार में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करें।